हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेरा फातिमा। मैं आज आप लोगों के लिए भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जिसमें से 25 प्रश्न हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यह कॉमन प्रश्न हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर दोहराते नहीं हैं तो रह जाते हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न है कि भाषा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है? तो संस्कृत भाषा की है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं को किन 3 कालों में विभाजित किया गया है? तो सन बताइए। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और मध्य भारतीय आर्य भाषा को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 से अब तक। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में किन ग्रंथों की रचना की गई है? तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पाली प्राकृत अपभ्रंश की समय सीमा तथा यह किस आर्य भाषा काल के अंतर्गत आती है? तो पाली प्राकृत और अपभ्रंश का यहाँ पे समय देना है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पाली का एक अन्य नाम क्या है? यह किस धर्म की भाषा है? पाली को मागधी भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म की भाषा है। और हाँ, पाली को एक और चीज़ भी कहा जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। जो मैंने इससे पहले वाला अपना वीडियो डाला था, मैंने उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिपिटक के नाम बताइए तथा किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक 3 हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है। और फिर अब हम, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। अपभ्रंश किस आर्य भाषा के अंतर्गत आती है? तो अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ है। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपका है कि आर्य भाषा की कौन सी अवस्था में अपभ्रंश का स्थान है? तो आर्य भाषा की तीसरी अवस्था में अपभ्रंश का स्थान है। आर्य हेमचंद्र बागभट्ट ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ग्राभ भाषा कहा है। दंडी ने अभिराधि किस भाषा को कहा है? तो दंडी ने अभिराधि अपभ्रंश को कहा है। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? तो मार्कंडेय ने अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राचड़ बताया है। नागर जो कि गुजरात में बोली जाती है, उपनागर जो कि राजस्थान में बोली जाती है, और ब्राचड़ जो कि सिंध में बोली जाती है। अपभ्रंश है उकार बहुला, आकार बहुला या उकार बहुला? तो उकार बहुला है अपभ्रंश। यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में किस वर्ग की प्रधानता है? तो अपभ्रंश में टा वर्ग की प्रधानता है। अपभ्रंश में किस वर्ण की बहुलता है? अणा वर्ग की, अणा की। ठीक है। अपभ्रंश में लिंग और वचन कितने हैं? अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग हैं। अपभ्रंश में किस अपभ्रंश में नपुंसक लिंग का उदाहरण मिलता है? तो नागर अपभ्रंश में, जो कि गुजरात में बोली जाती है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण क्या कहलाता है? आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल कहलाता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काव्य में मिलता है? तो महाकाव्य में मिलता है। अब देख लेते हैं हम कि अपभ्रंश की विभिन्न समयावधि विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या तय की गई हैं। वह डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नामक पुस्तक में 700 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 700 ईस्वी से मानते हैं। दोनों लोग 700 ईस्वी से मानते हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो कि भाषा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, कि 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए 25 क्वेश्चन, और इससे संबंधित, भाषा से संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं, अपभ्रंश से संबंधित बनते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने डाले भी हैं अपने चैनल पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।